गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी। इसके फर्स्ट 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं इसका 5th पार्ट। तो आज के पार्ट के हमारे मेन टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट है हमारा डायरी कृषि, डायरी फार्मिंग। सेकंड है भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन फार्मिंग। थर्ड है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है हमारा सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। और नेक्स्ट है इससे सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। तो आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायरी कृषि की, डायरी फार्मिंग। तो देखिए मेनली अगर इसकी डेफिनेशन में, तो डायरी कृषि क्या है, तो क्या है जो डायरी फार्मिंग या डायरी कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें जो दुधारू पशु हैं, जो मिल्क एनिमल हैं, उनको दूध के लिए पाला जाता है, कि उनको मिल्क के लिए पाला जाता है। तो डायरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। कि डायरी इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड इफ़िशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्क एनिमल, की जो दूध देने वाले पशु हैं उनको इसके अंदर अच्छी तरह से पाला जाता है। तो इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो जो डायरी फार्मिंग है इसके लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता चाहिए। इसके साथ साथ जो पशुओं के लिए छप्पर सेट्स हो गई एनिमल्स के लिए, उसके बाद जो उनका घास होता है, जो फूडर होता है, उसके लिए जो स्टोरेज फैसिलिटी हो गई, एवं दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी भी होनी चाहिए। कि जो दूध का उत्पादन होता है, जो दूध निकाला जाता है, फीडिंग और मिल्चिंग की जाती है मशीन के द्वारा, उसके लिए भी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी डायरीज हैं वहाँ पर हाथों से दूध नहीं निकाला जाता, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो वो भी कॉस्टली होती हैं, तो इसलिए उनके लिए भी अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो पशुओं का स्वास्थ्य है, जो एनिमल्स की जो हेल्थ है, प्रजनन, जो उनकी ब्रीडिंग है, और एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, कि जो भी श्रम लगता है उसमें क्या अधिक लगता है। क्यों? कि पशुओं को चराने के लिए, कि जो भी एनिमल्स हैं उनको चराने के लिए, दूध निकालने के लिए, ये सारे के सारे कार्य वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। देखिए अगर कहीं कोई फसल उगाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक सीजन होता है उसमें उनको बोने का, और एक सीजन होता है उसको काटने का। तो कुछ टाइम क्या बच जाता है, बीच में खाली रह जाता है। लेकिन जो आपका डायरी फार्मिंग है, इसमें आपके 12 मंथ 12 के 12 महीने काम चलता रहता है। क्योंकि आपके पशु रहते हैं, उनको डेली चारा डालना है, उनसे दूध निकालना है। तो इस कारण से इसमें अधिक श्रम की, लेबर की आवश्यकता होती है। क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता जिससे श्रम की आवश्यकता न हो आपकी। तो डेयरी का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है आपका। कि जो आपके अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर हैं उनके आसपास के एरिया में डायरी फार्मिंग अधिक की जाती है। क्योंकि जो ये क्षेत्र हैं ताज़ा दूध एवं अन्य डायरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, जो भी अर्बन एरिया हो गए, वहाँ पर क्या है, दूध की कमी होती है और उससे बने हुए अन्य प्रोडक्ट उनकी भी कमी होती है। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, उनको ताज़ा दूध चाहिए। अन्य जो डायरी उत्पाद हैं उसके लिए क्या, डायरी वालों को अच्छा बाज़ार वहाँ पास में मिल जाता है। तो वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, जो प्रशीतक, जो रेफ्रिजरेशन का इनका प्रयोग किया जाने लगा है, पाश्चुरीकरण की सुविधा, जो पैकिंग की सुविधा आ गई है, तो उसके कारण विभिन्न डायरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है आपका। तो इसके जो डायरी फार्मिंग है इसके मेन एरिया कौन कौन से हैं, इनकी बात करें तो वाणिज्य डायरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र है। तो इसका डायरी फार्मिंग का सबसे बड़ा एरिया वो है आपकी उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, नदरन वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ और वेस्टर्न, नदरन पार्ट यूरोप का और वेस्टर्न पार्ट उस साइड वाला एरिया है, वहाँ पर सबसे बड़ा डायरी फार्मिंग का एरिया है। दूसरा हो गया आपका कनाडा, तीसरा हो गया आपका न्यूजीलैंड, उसके नेक्स्ट आपका दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, की साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट है आपका
इसमें आता है न्यूजीलैंड और तस्मानिया। तो ये सारे के सारे एरिया हैं आपके वाणिज्य डेयरी कृषि के। तो आइए एक बार मैप देखते हैं। तो देखिए ये दिया गया मैप डेयरी कृषि के क्षेत्र। तो इस पे बात करें, सबसे पहला एरिया था हमारा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। तो यूरोप का ये वाला एरिया है जो जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये मेन सबसे बड़ा एरिया है आपका डेयरी फार्मिंग का। उसके बाद नेक्स्ट वन था हमारा, वो था कनाडा। तो कनाडा का ये वाला एरिया जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा न्यूजीलैंड हो गया। तो ये नीचे जो ये न्यूजीलैंड हो गया ये वाला इसमें आएगा। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट इसमें शामिल है सारा का सारा। ये वाला पार्ट। उसके बाद देखिए इसके बाद नीचे ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा पार्ट रह गया है। तो ये वाला है आपका तस्मानिया आइलैंड, जो ये नीचे दिया गया छोटा सा, ये वाला है आपका तस्मानिया आइलैंड। जो ये नीचे छोटा सा दिया गया ना यहाँ पर, ये वाला आपका तस्मानिया आइलैंड। तो कौन कौन सा एरिया हो गया? एक तो हो गया आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सेकंड हो गया आपका कनाडा, थर्ड हो गया आपका न्यूजीलैंड, फोर्थ हो गया और जो ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्टर्न पार्ट हो गया, और तस्मानिया आइलैंड हो गया। तो ये मुख्य एरिया है आपके डेयरी फार्मिंग के। तो ये थी हमारी डेयरी कृषि। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। तो जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है, भूमध्य सागरीय कृषि है, अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है आपकी। तो इसमें क्या किया जाता है? तो जो भूमध्य सागरीय कृषि एग्रीकल्चर है, जो ऐसी एग्रीकल्चर है जो भूमध्य सागरीय जलवायु, जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, उस वाले रीजन में की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो खट्टे फल, जो सिट्रिक फ्रूट्स पाए जाते हैं, खट्टे फल पाए जाते हैं, उनके उत्पादन पर इसमें विशेष बल दिया जाता है। तो जो खट्टे फलों का उत्पादन है वो कौन सी एग्रीकल्चर में किया जाता है? वो किया जाता है आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर या भूमध्य सागरीय कृषि में। तो इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, कि अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इसका विस्तार देखें कहाँ कहाँ तक है। तो इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, जो दक्षिणी पूर्वी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीसिया से अटलांटिक तट तक फैला है। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका मैप देखेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको कि कौन सा एरिया है इसका। कि जो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, जो मेडिटेरियन सी है आपका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच वाला एरिया है, वो कहलाता है आपका मेडिटेरियन सी। तो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, जो दक्षिणी यूरोप, तो उसके आसपास का जो साउथ वाला यूरोप है वो वाला एरिया आएगा, और जो अफ्रीका है, अफ्रीका का नॉर्थ वाला एरिया इसमें शामिल होता है। तो जो अफ्रीका में है यह है ट्यूनीसिया, एक देश है, ट्यूनीसिया से अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है आपका? ये है आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, उसमें जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका एक स्टेट है आपका कैलिफोर्निया, जो इसके वेस्टर्न साइड पड़ता है। उसके बाद मध्यवर्ती चिली, चिली है जो आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। दक्षिणी अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके दक्षिण में है, जो साउथ अफ्रीका उसके पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग, इन सभी में जो भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तो खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो यहाँ की मेन क्रॉप्स कौन सी है? तो यहाँ पर जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं, दिस रीजन इज एन इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रिक फ्रूट्स, जो खट्टे फल हैं उनका मुख्यतः यहाँ से उत्पादन किया जाता है। तो अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि खट्टे फलों की आपूर्ति कौन सी कृषि की विशेषता है? तो खट्टे फलों, जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं, उनकी जो भी
अब एग्री कृषि कौन सी प्रकार की कृषि में की जाती है? वो की जाती है आपकी भूमध्य सागरीय कृषि या मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में। तो अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो मेन जो भी फसल हो गई इनकी क्रॉप्स कौन सी है? वो अंगूर है कि विटीकल्चर। तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विटीकल्चर। ये भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि जो अंगूर की कृषि है इसे क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो कई देशों में इन क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है कि जो बेस्ट क्वालिटी की वाइन्स है, जो शराब है, अच्छी क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी की वाइन्स बनाई जाती है। उसके बाद जो निम्न श्रेणी की हैं, जो लो क्वालिटी के आपके ग्रेप्स बच जाती हैं, उनसे उनको क्या किया जाता है? सुखा दिया जाता है। उनसे मुनक्का, जो आप दाख खाते हैं ना, मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। देखिए दाख वगैरह सभी खाते हैं, यूज करते हैं। तो वो किससे बनाई जाती है? अंगूरों को सुखा लिया जाता है। जो हाई क्वालिटी के ग्रेप्स अंगूर होते हैं उनसे तो वाइन्स बनाई जाती हैं, और जो लो क्वालिटी के होते हैं उनसे जो आपका किशमिश हो गई, मुनक्का, ये बनाए जाते हैं। उसके बाद अन्य कौन सी फसलें हैं? अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। देखिए अंजीर, अंजीर का मेनली यूज किया जाता है खून की कमी को पूरा करने के लिए, तो वो भी यहाँ उत्पन्न किए जाते हैं। उसके बाद जब शीत ऋतु आती है, शीत ऋतु में क्या होता है? जो आपका यूरोपियन कंट्रीज है और जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर क्या होता है? सारा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है, आइस कवर कर लेती है। तो इस वजह से वहाँ पर जो फसल होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। तो शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग होती है तो इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। तो यहाँ से जो भी फ्रूट्स हो गए आपके, जो वेजिटेबल्स हो गई, वो यूएसए और यूरोप में भेजी जाती हैं आपकी। देखिए एक मैप दिखाया गया, एक इमेज है ये वाली। ये है आपके स्विट्ज़रलैंड में एक अंगूर का बाग है, एक बाग दिखाया गया है स्विट्ज़रलैंड में जो अंगूर का है। तो आइए एक बार मैप देख लेते हैं। तो देखिए मैप पे एरिया देखते हैं इसके। सबसे पहला एरिया था हमारा जो भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर कौन सा है? जो ये वाला एरिया है आपका बीच में, ये वाला, ये है आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। सारा का सारा एरिया ये वाला। जो ये बीच वाला, ये इस थोड़ा और कम कर लेते हैं। तो जो ये बीच वाला एरिया जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना, तो इस ब्लैक कलर वाले के जो बीच में एरिया है, ये है आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो ये वाली क्लाइमेट है। तो इसके एरिया कौन कौन से बताए गए थे? पहला था भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र कि जो आपका मेडिटेरियन सी है उसके आसपास का एरिया। सबसे पहले था आपका जो सदर्न यूरोप था, दक्षिणी यूरोप। तो दक्षिणी यूरोप के जो ये वाले क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे ये वाले इसमें शामिल होते हैं। दूसरा एरिया था इसमें जो अफ्रीका में है, वो है ट्यूनीसिया से लेकर था आपका। तो दूसरा था अफ्रीका, ट्यूनीसिया से। ट्यूनीसिया कहाँ पर है? यहाँ पर है एक छोटा सा देश, यहाँ पर। यह है ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया से इस साइड आएंगे तो ये कौन सा ओशन है? ये वाला है आपका अटलांटिक ओशन। ये इंडिया के नीचे ये वाला कौन सा था? ये वाला था इंडियन ओशन। और जो ये है ये वाला, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, ये था आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। जो ऊपर था बिल्कुल नॉर्थ में, ये था आपका आर्कटिक ओशन आपका। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? एक एरिया तो हो गया आपका जो यूरोप है उसका सदर्न पार्ट, दक्षिणी भाग। दूसरा है आपका अफ्रीका में, कहाँ से लेकर है? ट्यूनीसिया, यहाँ पर ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया से लेकर और यहाँ पर अटलांटिक महासागर तक, अटलांटिक ओशन तक इसका एरिया है। दूसरा था इसका दक्षिणी कैलिफोर्निया। देखिए यहाँ पर यूएसए में ये एक स्टेट है आपका यूएसए का, कैलिफोर्निया।
जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है आपके यूएसए के, सबसे अधिकतम जनसंख्या वाले एरिया में से एक है, जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क वगैरह। तो इसका, ये कैलिफोर्निया है, इसका दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट था आपका चिली। तो देखिए यहाँ पर एक देश है आपका ऐसे चिली, तो चिली का जो मध्यवर्ती भाग इसमें शामिल है। नेक्स्ट है हमारी दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो यहाँ पर एक देश है आपका दक्षिण अफ्रीका, तो उसका दक्षिणी और पश्चिमी भाग इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट था हमारा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भाग, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला एरिया इसमें शामिल है। तो ये थे आपके एरिया ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट कि जो भूमध्य सागरीय कृषि उसके एरिया कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपका जो यूरोप है उसका सदर्न पार्ट, अफ्रीका का नॉर्थ वाला पार्ट, दूसरा हो गया कैलिफोर्निया, तीसरा हो गया आपका मध्यवर्ती चिली, नेक्स्ट हो गया आपका जो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग, नेक्स्ट हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग इसमें शामिल होते हैं। तो ये थी आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय कृषि। तो अब तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक था हमारा डेयरी कृषि, डेयरी एग्रीकल्चर। तो डेयरी एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि जो दुधारू पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है। तो इस कृषि की विशेषताएं क्या क्या थी कि एक उन्नत किस्म की कृषि है, दुधारू पशुओं को पाला जाता है, कृषि के लिए एक अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पशुओं के लिए जो उनके सेड्स हो गए, जो फूडर घास होती है उसको संचित स्टोरेज करने के लिए जो भंडार बनाने होते हैं, जो दूध उत्पादन होता है उसके लिए भी जो मशीनरीज की आवश्यकता होती है, उनके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसकी और अन्य जो करेक्टरिस्टिक थी वो थी आपकी जो अधिक जो लेबर मानव श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पशुओं को चराने का, उनसे दूध निकालने इत्यादि के कार्य वर्ष भर किए जाते हैं। इसमें जो पशुओं के जो स्वास्थ्य था, हेल्थ थी, उनका जो ब्रीडिंग थी, प्रजनन, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। और ये अधिकतर कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है, जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है, उनके आसपास के एरिया में ये की जाती है। तो इसके मेनली रीजन हमने पढ़े थे 3 थे, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा है हमने भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? एक ऐसी कृषि जिसके अंतर्गत खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। आपका जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनका प्रोडक्शन इसमें किया जाता है। तो इसकी मेन करेक्टरिस्टिक विशेषताएं कौन सी थी? सबसे पहले तो अंगूर की कृषि, जो ग्रेप्स होते हैं, विटीकल्चर कहा जाता है, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। जो इसमें बेस्ट क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उनसे वाइन्स बनाई जाती हैं। जो लो क्वालिटी के होते हैं उनसे मुनक्का और किशमिश वगैरह बनाई जाती है। जो गर्मी का मौसम आता है तब उसमें अन्य फसलें जैसे अंजीर और जैतून, इनका उत्पादन किया जाता है। जब यूरोप और आपका यूएसए था, सर्दियों के मौसम में जब वहाँ पर जो आपके वेजिटेबल और फ्रूट, फलों और सब्जियों की मांग हो जाती है तो इसी क्षेत्र से वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। तो इस कृषि के मेन एरिया हमने पढ़े थे जो भूमध्य सागर है उसके आसपास वाले एरिया हो गए, कैलिफोर्निया हो गया आपका, मिड चिली हो गया आपका, साउथ अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट इसमें शामिल होता है। तो यहाँ तक 2 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा। तो होती क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है ये कैसी एग्रीकल्चर जिसमें अधिक जो मुद्रा मिलने वाली फसलें, जैसे सब्जियां, फल, फ्लावर, पुष्प वगैरह का उत्पादन किया जाता है। कि जिन भी वस्तुओं की, जिन भी जो फ्रूट्स हो गए आपके, जो वेजिटेबल्स हो गई, जिनकी डिमांड आसपास के जो अर्बन एरिया है, नगरीय क्षेत्र, वहाँ पर अधिक होती है, उन सभी का इनमें प्रोडक्शन किया जाता है। तो आइए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं कि इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जैसे सब्जियां, फल और पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। कि स्पेशली वो क्रॉप्स और वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं जिनकी डिमांड आसपास के जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है।
कि जो फार्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्र जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं उनसे जुड़े होते हैं। कि जो फार्म्स हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और जो कहाँ जो अर्बन एरिया है उसके जो गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक होते हैं, उससे गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक होते हैं कि अच्छी तरह से उन एरिया से जुड़े होते हैं। इसमें गहन श्रम, अधिक श्रम की आवश्यकता, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह एवं शीतक क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है आपका। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो सिंचाई हो गई आपकी, जो इरिगेशन, जो उच्च क्वालिटी के अच्छी किस्म के बीज हो गए, जो HYV सीड्स हो गए, जो कीटनाशी फर्टिलाइजर्स हो गए आपके, हरित गृह और शीतक क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग किया जाता है। कि इसके लिए जो आपके ग्रीन हाउस वगैरह भी बनाए जाते हैं कि ताकि जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट सुटेबल किया जा सके। कि हम आसपास के एरिया में भी देखते हैं जो आपके खेतों में एक तंबू नुमा आप कह सकते हो घर सा बनाया जाता है, उसके अंदर जो फ्रूट्स सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं वो कहलाते हैं आपके ग्रीन हाउस। और जो शीत, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उनमें क्या किया जाता है, जो कांच के जो हाउस बना दिए जाते हैं ताकि जो भी सूर्य की किरणें आए उनके अंदर ही स्टोरेज हो जाए, उसके अंदर ही रुकी रहें, इससे वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार की कृषि मेन एरिया कौन कौन से हैं इसके, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक विकसित है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। उसके बाद नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागानी फसल विशेषतः ट्यूलिप एक प्रकार के फूल पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का कि जो ट्यूलिप फूल है ये किस देश में उगाया जाता है, ये उगाया जाता है आपके नीदरलैंड में। ट्यूलिप है जो नीदरलैंड में उगाया जाता है, ये आपका, ये यूरोप में है आपका। उसके बाद जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं कि जहां पर सिर्फ वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, वहां पर क्या करते हैं, वहां इसको ट्रंक कृषि के नाम दिया जाता है। तो वहां किस नाम से जाना जाता है, ट्रंक फार्मिंग के नाम से इसे जाना जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो ट्यूलिप फूल किस देश में उगाए जाते हैं, नीदरलैंड में, जहाँ से इसे पूरे यूरोप में सप्लाई किया जाता है। दूसरा, ट्रंक कृषि किसे कहते हैं, तो जिन प्रदेशों में केवल सब्जियां पैदा की जाती है वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, ट्रंक कृषि का नाम दिया जाता है। अब ट्रंक कृषि नाम क्यों दिया गया है कि जो ट्रंक है वो फार्म एवं बाज़ार के मध्य की दूरी, कि जो जहाँ से फसलें उगाई गई हैं वो वाला एरिया और जहाँ पर उनको पहुँचाना है जो मार्केट है उसके मध्य की दूरी, जो एक ट्रंक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रंक कृषि रखा गया है। तो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका कि ट्रंक कृषि किसे कहते हैं। कि ट्रंक कृषि में क्या है, जो ट्रंक है वो जो आपके खेत है और जो बाज़ार है, खेत और बाज़ार के मध्य की दूरी रात भर में तय करते हैं और सब्जी को बाज़ार तक पहुंचाते हैं। इसी आधार पर इसे क्या कहा जाता है, ट्रंक कृषि कहा जाता है। कि ट्रंक के द्वारा खेत एवं बाज़ार के मध्य की दूरी रात भर में तय करके सब्जी को बाज़ार तक पहुंचाते हैं और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रंक फार्मिंग, ट्रंक कृषि कहा जाता है। उसके अलावा जो वेस्टर्न यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है एवं उत्तरी अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका में जो औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। कि जो कारखाना है उनके आसपास के एरिया में फसलें वगैरह उगाई जाती हैं, जिसमें क्या किया जाता है, पशुओं को पाला जाता है। कौन कौन से पशु, गाय, बैल एवं कुक्कर, जो पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन किया जाता है। इसमें बाड़े में पर कारखाने में तैयार बनाए भोजन पर रखा जाता है। कि इन्हें बाड़े पर कारखानों में तैयार बने बनाए भोजन पर रखा जाता है। इनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर जो बाड़े हैं वहाँ पर गाय, बैल, जो मुर्गे वगैरह हैं
एनिमल्स को वहाँ पर रखा जाता है। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने, पशु चिकित्सक के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियां कुक्कुट एवं पशुपालन में महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कि अच्छी जो ब्रीड के वहाँ पर जो पशुओं को पाला जाता है उनका चुनाव किया जाता है, और जो आपके पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है वो वहाँ पर मेनली की जाती है। तो कृषि करने वाले संगठन ये थी आपकी नेक्स्ट। बाजार के लिए सब्जी कृषि एवं उद्यान कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या थी कि जो कृषि में खेतों का कार्य क्या होता है, छोटा होता है, अधिक श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए अधिक जो इरिगेशन सिंचाई, जो फर्टिलाइज़र हो गए, HYV सीड्स, अच्छी किस्म के बीज हो गए, जो कीटनाशक हो गए, जो ग्रीन हाउस, जो कृत्रिम ताप की भी आवश्यकता होती है। अच्छे यातायात के संसाधन होने चाहिए, जो तैयार माल है, जो फसलें वगैरह हैं उनको नगरीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती हैं। इसकी मुख्यतः एक दो क्वेश्चन भी आए थे, जैसे नीदरलैंड में जो ट्यूलिप फूल है उनको उगाया जाता है, यूरोप के हर शैल में बेचा जाता है। इसे एक अन्य नाम दिया जाता है, ट्रंक फार्मिंग का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो देखिए, जो कृषि करने वाले संगठन हैं, कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कि जो फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं वो भी जो अलग अलग प्रकार के, उसके आधार पर भी कृषि के अलग अलग डिफरेंट टाइप पाए गए हैं। तो कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार और उस पर जो सरकारी नीतियाँ होती हैं जो कृषि में सहायक होती हैं, ये सभी इनको प्रभावित करती है। तो इसके आधार पर हम दो प्रकार की जो एग्रीकल्चर उसको स्टडी करेंगे। पहली है हमारी सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। दूसरी है सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। तो देखिए, अगर बात करते हैं सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, तो जब कृषक अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाती हैं और वो संस्था क्या करती है, उन सभी कृषकों की मदद करती है, वो कहलाती है आपकी सहकारी कृषि। दूसरी होती है आपकी कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक कृषि। तो जो सरकार, इसमें क्या किया जाता है, जो सारे के सारे एरिया है, जो फील्ड खेत हैं, वो क्या होते हैं, वो समाज के, उन सभी पर पूर्ण समाज का अधिकार होता है। तो सरकार क्या करती है, उन सभी कृषकों की मदद करती है, वहाँ पर जो उत्पादन होता है उसको एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लेती है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सहकारी कृषि। कि जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। कि ए ग्रुप ऑफ फार्मर फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पुलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली फॉर मोर इफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। कि अधिक लाभ कमाने की इच्छा से जब किसी संस्था का निर्माण करता है और कृषि कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप से कृषि की जाती है। कि जो फार्म, जो खेत होते हैं उस पर जो खेत होते हैं उन पर कृषकों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। कि वो पूरे समाज के लिए नहीं होते, कि जो जिस व्यक्ति के खेत हैं उसी का उन पर अधिकार रहता है। तो सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। कि जो ये किसानों ने मिलकर जो संस्था बनाई है वो क्या करती है, सभी रूपों में उनकी सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीज़ों की खरीद करने, कृषि उत्पाद का उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रस्तुतीकरण साधनों को जुटाने के लिए होती है। कि जो भी कृषकों को, जो भी अपनी खेती करने के लिए जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है वो सारा का सारा ये संस्था प्रोवाइड करवाती है। जो सहकारी आंदोलन था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था, ये लगभग एक शताब्दी पूर्व आरंभ हुआ था। एवं किन किन एरिया में शुरू हुआ था, जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है, उनके डेनमार्क, नीदरलैंड,
बेल्जियम, स्वीडन और इटली में यह सफलतापूर्वक चला। तो किन किन देशों में यह कोऑपरेटिव मूवमेंट चला था? वे थे आपके जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ थे। कौन कौन से? डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली। इनमें यह सफलतापूर्वक चला था। सबसे अधिक सफलता इसे कहाँ मिली? डेनमार्क में मिली, जहाँ प्रत्येक कृषक इसका सदस्य। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका 1 मार्क्स का। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हर कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य है? वो है आपका डेनमार्क। 1 मार्क्स में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिले, जहां प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यावहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। कई बार ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर हर कृषक जो आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसका सदस्य रहा है, सहकारी कृषि उसका सदस्य रहा है। तो वो है आपका डेनमार्क। ये यूरोप के कंट्री है आपके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। तो देखिए जो सामूहिक कृषि है, इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कि जो आपके उत्पादन के साधन है, जो भी एरिया है, जो भी खेत हैं आपके, फील्ड फार्म है, उनके ऊपर पूरे के पूरे समाज का स्वामित्व होता है और सारा का सारा समाज मिलकर उस एरिया में श्रम कार्य करता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। देखिए जो पूर्व सोवियत संघ था वहाँ पर समाजवादी व्यवस्था थी कि उसमें जो भी आपके उत्पादन के साधन है उस पर पूरे के पूरे समाज का अधिकार होता है और सभी लोग मिलकर वहाँ पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज के नाम दिया गया। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि कोल खोज क्या है। कोल खोज क्या है कि जो पूर्व सोवियत संघ है उसमें जो आपकी सामूहिक कृषि है उसे कोल खोज नाम दिया गया है। कि पूर्व सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खोज नाम दिया गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन भी। तो सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुपालन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सभी इकट्ठा कर लेते हैं और उसको मिलाकर कार्य करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। कि क्या करते हैं कि भूमि का एक छोटा सा भाग तो अपने अधिकार में रख लेते हैं और अधिकतर पर सामूहिक रूप से कृषि की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो सरकार होती है, सरकार उत्पादन का एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि आपको इतना उत्पादन करना है और उस उत्पादन का क्या करती है, सरकार ही एक निश्चित मूल्य पर खरीद लेती है। जब लक्ष्य का अधिक उत्पादन हो जाता है, लक्ष्य से अधिक उत्पादन की, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि एक लिमिट दे दी कि इतना प्रोडक्शन करना है, उससे अधिक प्रोडक्शन हो जाता है तो क्या करती है, उस अधिक प्रोडक्शन वाले भाग को जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उन सभी में समान रूप से वितरित कर दिया जाता है या उस सभी को बाजार में बेच दिया जाता है और बेचने से जो इनकम प्राप्त होती है वो भी उन लोगों में बांट दी जाती है। जो इसमें जो सदस्य जो कार्य करते हैं, जो उनकी कार्य करने की प्रकृति है उसके आधार पर उनको भुगतान किया जाता है। तो पूर्व सोवियत संघ की जो समाजवादी सरकार थी उसने इसे प्रारंभ किया था और जिसे अन्य समाजवादी देशों ने भी अपनाया था। लेकिन जब पूर्व सोवियत संघ, जो सोवियत संघ था, उसका विघटन हो गया। इसका विघटन हुआ था 26 दिसंबर 1991 को। 26 दिसंबर 1991 को कि जो सोवियत संघ है वो टूट गया। कितने देशों में? 15 देशों में। तो पूर्व सोवियत संघ, उसके टूटने से कितने देश बने? 15 देशों का निर्माण हुआ था आपका। तो उनमें ये टूट गया था आपका। तो उसके टूटने के साथ ही यह जो कृषि का प्रकार था यह भी संशोधित हो गया था कि इसमें भी परिवर्तन होने लगे थे आपके।
तो ये थी आपकी सामूहिक कृषि। तो देखिए 2 मेन क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर। एक तो है कि संगठन के आधार पर कृषि के 2 रूप बताइए, या सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, तो संगठन के आधार पर 2 प्रकार की कृषि एग्रीकल्चर थी। एक थी आपकी सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग, दूसरी थी आपकी सामूहिक कृषि कलेक्टिव फार्मिंग। जो सहकारी कृषि थी, इसमें जो कृषक अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाता है, वह संस्था क्या करती है, जिन जो जो उसके मेंबर हैं उन सभी की सहायता करती है। दूसरी सामूहिक कृषि, इसमें जो भी आपके उत्पादन के संसाधन होते हैं उन सभी पर किसका, पूरे समाज का अधिकार होता है, और पूरा का पूरा समाज मिलकर वहाँ पर अपना श्रम या कार्य करता है। दूसरा डिफरेंस क्या रहता है कि जो सहकारी कृषि है, इसमें जो खेतों पर कृषकों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, कि वो उनके अपने होते हैं, वो कृषि कार्य करते हैं और जो संस्था है उससे मदद लेते रहते हैं। लेकिन जो सामूहिक कृषि है, इसमें जो खेतों पर संपूर्ण समाज का अधिकार या स्वामित्व होता है। तीसरा है जो सहकारी संस्था है, कृषकों को बाजार में उचित मूल्य पर फसल बेचने में मदद करती है। जो सरकार क्या करती है, जो कृषकों के कृषि उत्पादों को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लेती है, कि वहाँ तो वो जो संस्था थी सहकारी कृषि में, वो संस्था क्या करती है, उनको उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है किसानों को। लेकिन जो सामूहिक कृषि है, इसमें जो कृषकों से कृषि उत्पादन एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लेती है। तो सहकारी कृषि के एरिया कौन कौन से, वो थे आपके नीदरलैंड था, बेल्जियम था, स्वीडन था, इटली था। और जो सामूहिक कृषि के इसके एरिया थे आपके पूर्व सोवियत संघ, मेनली पूर्व सोवियत संघ में की जाती थी। आज के टाइम में इस कृषि में क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। जो सहकारी कृषि थी, सहकारी कृषि का हर सदस्य कि कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर हर कृषक सहकारी कृषि का सदस्य, वो था आपका डेनमार्क। और जो सोवियत संघ है उसमें जो सामूहिक कृषि, इसे किस नाम से जाना जाता है, कोलखोज से नाम से जाना जाता है आपका। तो इसी के साथ आज का हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, आज हमने पढ़ा है डायरी फार्मिंग, डायरी कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। तो इसी के साथ हमारा कृषि वाला टॉपिक इसमें कंप्लीट होता है, जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी चली हुई है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है माइनिंग खनन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।